देखो बच्चों, हमने वर्क डन के बारे में ये पढ़ लिया था कि वर्क डन जो होता है एफ डॉट एस की तरह लिखते हैं, विच इज लाइक नथिंग बट एफ एस कॉस थीटा। लेकिन वर्क डन की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पर वर्क डन की डायरेक्शन कौन सी होती है? जो भी हमारे पास अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है वही वर्क डन की डायरेक्शन होती है। अच्छा, अब देखिए आगे, अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि तुम्हें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लिखना है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास ये ब्लॉक है जिसका मास m है और तुम इस पे फोर्स F लगा रहे हो और ये ब्लॉक m ही रहेगा। और ये ब्लॉक जैसे यहां से यहां तक गया तो ये बेटा तुम्हारे पास एक वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, जो चेंज करती रहती है। तो जब तुम स्मॉल वर्क डन लिखोगे, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस ही है, तो स्मॉल वर्क डन लिखोगे तो डी डब्ल्यू लिखोगे और इसको क्या लिखोगे? एफ डॉट डी एक्स। और नो डाउट जो तुम्हारे पास फोर्स है बेटा वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा। फंक्शन ऑफ एक्स समझते हो ना, द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स। और अगर तुम्हें टोटल वर्क डन करना है कैलकुलेट, तो तुम इसको क्या करोगे बेटा? इंटीग्रेट करोगे। क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू आएगा और यहां पे बेटा तुम्हारे पास एफ डॉट डी एक्स आएगा। डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन तो टोटल वर्क डन आ जाएगा जो तुमने किया, और यहां पे तुम्हारे पास एफ डॉट डी एक्स, या इसका नाम तुम यहां पे आर लिख दो तो उसका नाम तुम आर लिख सकते हो, ये डी आर आ जाएगा। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब मैं तुम्हें और कहां से लेके कहां तक, R1 से लेके R2 तक, अब मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूं इस चीज को, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं कि अगर तुम्हारे पास जो फोर्स है बेटा उसका तुम कंपोनेंट में लिखना चाहते हो, तो नो डाउट तुम्हारे पास ये आ जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, अगर 2 डायमेंशन है तो। ठीक है, थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं 2 डायमेंशन में। और जो बेटा तुम्हारे पास डी आर वेक्टर आएगा ये भी 2 डायमेंशन में कैसा आएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो जब तुम इसका वर्क डन लिखोगे तो ये इंटीग्रल आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। कुछ ये रिजल्ट हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा फॉर श्योर। अच्छा, तुम लोगों को बच्चों ये बताया था पहले कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तुम्हारे पास 1 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। तो जब तुम इसको वैल्यू को लिखोगे बेटा तो तुम्हारे पास ये वैल्यू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे लिमिट्स x1 से x2 आ जाएंगी, और एफ वाई डी वाई यहाँ पे इंटीग्रेशन करके बेटा तुम्हारे पास लिमिट्स जो है वो y की आ जाएंगी, y1 से y2। ये वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स आ जाएगा बेटा। और अगर तुम कभी एफ एक्स ग्राफ बनाते हो बेटा, एफ एक्स ग्राफ दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। मान लीजिए ये कोई ग्राफ आ गया, ये x1 आ गया बेटे, ये बेटा x2 आ गया और ये फोर्स आ गया बेटा, और इस साइड पे तुम्हारे पास x है और ये इसके अंदर एरिया आ गया। ये याद रखो, एरिया अंडर जो एफ एक्स ग्राफ है वो हमेशा वर्क डन के बराबर होता है। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ जो होता है हमेशा बेटा वो वर्क डन होता है। ठीक है, और मैंने तुम्हें थोड़े से ये भी बताए थे पहले भी, वर्क का
वर्क का बेटे एब्सोल्यूट यूनिट और बेटे वर्क का प्रैक्टिकल यूनिट। एक बार लिख लेते हैं इसका एब्सोल्यूट यूनिट। एसआई सिस्टम में जूल होता है और सीजीएस में बेटा ये अर्ग होता है, ठीक है। और जो तुम लिखते हो बेटे 1 जूल, ये 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। और जब तुम इसके प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हो बच्चे, तो वो दो तरह के आ जाते हैं, किलोग्राम मीटर या ग्राम सेंटीमीटर। और फिर से वही चीज अगर तुम इसमें लिखोगे तो 1 किलोग्राम मीटर 9.8 जूल के बराबर, कुछ ऐसा कन्वर्शन आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज देयर। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए आगे। अब हम आगे थोड़ा फंडामेंटल पॉइंट और करके पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी, एनर्जी बेसिकली क्या होता है बेटे? एनर्जी इज एबिलिटी to do the work. Energy is the ability to do the work, and beta energy is also required. Energy is also required to develop a force. फोर्स को डेवलप करने में हमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है। हमारे पास जो एनर्जी की टाइप्स होती हैं बेटा, वो याद रखना कोई भी फॉर्म हो सकती है, कोई भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो सकती है। जैसे मैं तुम्हें एक वर्ड बताता हूं, मैकेनिकल एनर्जी, हमारे पास आ जाता है केमिकल एनर्जी, हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी, और भी काफी फॉर्म्स। कोई भी फॉर्म, हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी एनर्जी। पर हमारा जो फिजिक्स में ज्यादा क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ डील है, इसमें दो ही एनर्जीज के बारे में डिटेल डिस्कशन की जाती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। मैं मैकेनिकल एनर्जी का नोटेशन ई रख रहा हूं, मैं मैकेनिकल एनर्जी का नोटेशन ई रख रहा हूं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन इन अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन इन अ बॉडी, इसकी वजह से, जो मोशन की वजह से हमारे पास एनर्जी आती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये एक बेटा नो डाउट स्केलर क्वांटिटी होती है। एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, और नो डाउट इसका जूल और अर्ग इसके यूनिट्स होते हैं। बट हमेशा याद रखना बेटा, ये चीज बिल्कुल याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी बॉडी which is moving is always positive and can
नीदर बी नेगेटिव और जीरो, क्योंकि जीरो तो स्पेशल कंडीशन है जब वो रेस्ट पे है, पर अगर बॉडी को इमोशन में आ गया तो ना कभी वो जीरो हो सकता है ना वो नेगेटिव हो सकता है। तो के का वैल्यू याद रखना ये जिंदगी में कि ग्रेटर देन जीरो होता है हमेशा। और तुम्हें ये भी चीज बहुत अच्छे से पता है बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है बेटा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हम थोड़ा डिटेल करेंगे उसका नाम है बेटे पोटेंशियल एनर्जी। जिसको हम लोग यू के साथ लिखते हैं बेटा। और ये क्या है बेटा हमारे पास, इसको लिखते हैं इट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be used in doing work. It is a stored form of energy which can be used in doing work. Stored form of energy which can be used in doing the work. और इसका डिटेल में थोड़ी देर में हम लोग जब शुरू करते हैं कुछ डिटेल तो तब बताते हैं और भी। पर ये एनर्जी में अगर आप कोई वर्क डन करते हो तो उसको स्टोर कर सकते हो, उस वर्क डन को तुम स्टोर कर सकते हो, तो उसका नाम तुम क्या रख देते हो, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटी के कारण आ जाए वर्क डन का कुछ कॉन्सेप्ट, हम डिटेल तो बाद में करते हैं, तो उसका नाम तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे। अगर स्प्रिंग के कारण आ गया, अगर अगर ग्रेविटी के कारण आ गया तो उसका नाम लिखोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका नाम लिखोगे बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर तुम्हारे पास जैसे बेटे स्प्रिंग आ गया तो उसका नाम लिखोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर तुम्हारे पास चार्जेस के बारे में आ गया तो तुम उसका नाम लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डिपेंडिंग अपॉन, और नो डाउट बेटा ये तीनों की तीनों फोर्सेस जो हैं वो कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो ये चीज भी याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम और भी इसका डिटेल आगे पढ़ते हैं, पर अभी के लिए तुम यही चीज ध्यान में रखोगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे हमारे पास एक वर्ड आता है डिसिपेटेड एनर्जी। एक वर्ड आता है बेटा डिसिपेटेड एनर्जी। देखिए इसमें क्या होता है, जो वर्क डन है वहां से हमारे पास ट्रांसफर, वर्क डन बेसिकली क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है। और ये एनर्जी का ट्रांसफर तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। कौन कौन से, या तो बॉडी में काइनेटिक आ जाएगा, या बॉडी में पोटेंशियल आ जाएगा, या तुम्हारे पास मतलब ये हो सकता है कि एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, इट्स लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, lost to the surroundings in the form of heat, in the form of heat। हीट के कारण, ठीक है बेटा, हीट के कारण एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो गई है, और इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड एक्सेट्रा। और अब इसी एनर्जी का नाम बेटे डिसिपेटेड एनर्जी कहते हो।
कि जो खत्म हो चुकी है। और ये भी याद रखो बेटा, डिसिपेटेड एनर्जी में दिस टाइप ऑफ एनर्जी, this type of energy cannot be retrieved back to the system में ये एनर्जी वापस नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन by the friction, या इसको शॉर्टकट वे में आप लिखना चाहोगे तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये डिसिपेटेड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आता है। मैंने तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से डिटेल में भी बताया था कि हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं ये 3 होती हैं, ज्यादातर डील करते हैं। जो कौन कौन सी बेटा? एक कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड बेटे एक्सटर्नल फोर्सेस। ये 3 तरह की फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। ओके बेटा, और अब हम लोग ना बच्चों इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में लिखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं क्या। लिखिए क्या होती हैं ये फोर्सेस। होती हैं बेटा, these are the forces which never dissipates the energy of the system। ये सिस्टम की एनर्जी को कभी डिसिपेट नहीं करती, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं बेटा, इट ओनली एग्जिस्ट इसके कारण होती हैं ये ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के कारण होती है, क्योंकि ये एक तरह से रेस्टोरिंग फोर्सेस होती हैं जिसमें बॉडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट को दोबारा रीगेन करता है, ठीक है बेटा। और मतलब जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है, समझो उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का रोल 100% है। ये बात आप जिंदगी में याद रखो। अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, मैंने तुम्हें एक चीज बड़े अच्छे से ये बताया था एक बार कल की क्लास में, जो प्रीवियस क्लास थी हमारी। जब तुम इस बॉडी को ऊपर लेके जाते हो तो mg तो नीचे को लग रहा है, और ये जब ऊपर जा रहा है बेटा, यहां तक जब जा रहा है तो क्या हो रहा है? वर्क इसमें क्या हो रहा है? इसमें वर्क डन जो है वो अगेंस्ट mg हो रहा है। जो वर्क डन है बेटा वो अगेंस्ट mg हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड पे है, ग्राउंड से हम उसको h साइड तक लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन जो है वो अगेंस्ट mg हो रहा है। अब ये तुम बात जबरदस्त वे में याद रखो। तो तुम ये देख पा रहे हो कि जब वर्क डन अगेंस्ट mg हुआ, पर इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी कितना आ चुका है? mgh, हमें पता ही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। और जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट से जब ये बॉडी को नीचे आता है, जिसमें mg भी नीचे को लग रहा है और ये बॉडी भी नीचे को आ रही है, तो तुम लोग ये बोलते हो कि इसमें वर्क डन, इसमें अगेंस्ट mg था, इसमें वर्क डन बाय mg है। पर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इसकी? mgh। अब जब ये ग्राउंड पे आएगा बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। तो तुम लोग ये देख पा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी जब वर्क डन बाय mg आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया, और इसमें इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। बताओ
ये बात समझ लगी सभी को? बच्चों बोलना जरूरी है यार। मतलब मतलब बहुत सिंपल है बेटा, ग्राउंड से जब ऊपर लेके जा रहे हो तो वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे को गिर रहा है, तो वर्क डन mg कर रहा है, जो कि mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे नोट करने वाला ये वर्क है, तो ये पॉइंट है बेटा कि अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि मैंने u का नाम पोटेंशियल एनर्जी रखा हुआ है। और अगर तुम्हारे पास बेटे नेगेटिव वर्क आ रहा है, वर्क डन negative work done for conservative force, अगर नेगेटिव वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स आ रहा है बेटे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज को तुम कॉपी पे लिख ही लो। जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट कि वर्क डन जो आएगा वो हमेशा माइनस ऑफ WC होगा। ये आएगा, ये WC आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? और बेटा हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, देखिए द फील्ड in which a body experiences conservative forces are called conservative fields. Are called as the conservative field. The field in which a body experiences the conservative force, ऐसे fields का मतलब समझो एरिया, ऐसे एरियाज या स्पेस जिसमें कोई भी बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, तो उस स्पेस का नाम हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड रखते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट अच्छे से नोट कीजिए, समझिए मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है। इन conservative field, in conservative field जो वर्क डन है बेटा, जो वर्क डन है, it depends on initial and final position of the body. And is independent from the path along which the work is done. इसका लॉजिक समझिए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए बेटा आप लोगों के पास बेटा मान लीजिए ये कोई रीजन है, और इस रीजन में
हमारे पास किसी ये रीजन है, और इस रीजन में बेटा हमारे पास कुछ, मान लो ये रीजन के अंदर कॉन्जर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। जो मैं बताने वाला हूं उस पर ध्यान देना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास ये कोई इनिशियल पॉइंट था और ये कोई फाइनल पॉइंट है, ये कोई इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल। तुमने क्या किया बेटा, तुम एक बॉडी को इस पाथ से लेके आए, ऐसे लॉजिक समझना। तो इसमें तूने उस बॉडी को लाने में वर्क डन किया W1, ठीक है, और एक तूने बॉडी को ऐसा ये पाथ फॉलो किया। ये दोनों पाथ अलग अलग है, पर इसमें तूने वर्क डन किया W2, और एक में तूने इसको बिल्कुल सीधा ले आए ऐसे, तो इसमें तूने वर्क डन किया W3। तो कंजर्वेटिव फोर्स, अगर इसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड है या फोर्स है, इसमें अगर कंजर्वेटिव अकेला फील्ड है, तो ये वर्क डन जो आएंगे तीनों, ये तीनों के तीनों वर्क डन बच्चों सेम होंगे। W1, W2, W3 all will be equal। और ये फंडामेंटली बेटा याद रखो हमेशा कि इसी वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा 1 में, 2 में, 3 में, वो सेम ही आएगा, क्योंकि क्योंकि इनका सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट है फॉर 3 डिफरेंट पाथ्स। फॉर 3 डिफरेंट पाथ्स इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का सेम है बेटा। तो ये तूने, तेरे को मैंने बच्चे पहले बता दिया अब कि डेल्टा यू जो रहेगा वो हमेशा माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब सुनो आगे, देखो बच्चों, देखो ये भी याद रखना, वर्क डन इन अ क्लोज्ड path, work done in a closed path by the conservative force is always 0। इसका मतलब समझिए कि आपके पास ये कोई रीजन है, ये वाला, इसके अंदर आप यहां से एक बॉडी को शुरू किए ए पॉइंट से, इसको यहां से यहां तक लेके गए बी पॉइंट तक, अब बी से तुम फिर वापस ए पे आए, फिर से तुम पाथ पहला ये फॉलो किया, बाद में वापसी में ये पाथ फॉलो किया, तो तुम्हारा यही इनिशियल पॉइंट है बेटा, यही तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। तो वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा क्या रहता है, उसका वर्क डन 0 रहता है। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? ओके बेटा, मैंने क्या बोला इसमें कि जब तुम किसी पाथ बॉडी को, जैसे देखो, जैसे तुमने यहां पे एक बॉडी को पकड़ा ऐसे ऊपर लेके गए और
फिर बॉडी ऊपर से अब नीचे आया ऐसे, यहां पे, यहां से स्टार्टिंग किया, यहीं पे इसने फाइनल पॉइंट किया। लॉजिक समझिए, वर्क डन कभी निकालते नहीं है, पर वर्क डन बाय फोर्स, बाय फोर्स। अभी यहां पे तुम्हारे पास फोर्स कौन सी है, mg। जब ये ऊपर जा रहा है तो वर्क डन आ रहा है माइनस mgh, जब यही नीचे को आ रहा है तो वर्क डन आ रहा है प्लस mgh। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन फॉर mg? 0। समझ गए? बाकी फोर्सेस को नहीं लेते बेटा, बाकी फोर्सेस को नहीं लेते। हम लोग हमेशा वर्क डन एक फोर्स का निकालते हैं। टोटल वर्क डन जब निकालेंगे तो सब सभी फोर्सेस के बारे में बोलेंगे। क्लियर हो गया? ओके, गुड। तो ये तुम्हारे पास एक फंडामेंटल पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अभी एक और पॉइंट देखो बेटा, हमारे पास एक और पॉइंट है जिसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हाँ, इसका नाम क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहता है, देखिए, these are the forces of which work done is always dissipated. Work done is always dissipated and the system energy always decreases, वो हमेशा कम होता है। और याद रखिएगा ये भी पॉइंट, मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं बेटा, ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास इसमें फिर कोई और फोर्स नहीं लगे, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं आएगा। तो तुम याद रखोगे ये चीज, इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस we never talk about we never talk about पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कभी भी बात नहीं करते। ठीक है, ओके। देखिए, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में सारा डिस्कशन हो गया। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, हैव अ लुक, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है अभी। कोई डाउट और क्वेरी है तो बताइए, 2 मिनट्स ओनली बेटा। अब हम लोग ना थोड़ा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। देखिए क्या है ये, हमारे पास इस कॉन्सेप्ट का नाम है पोटेंशियल एनर्जी stored in a spring। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। देखिए क्या होता है,
फोर्स क्या होता क्या है बेटा, स्प्रिंग के अंदर होता क्या है मैं बताता हूं, पहले लिख लेते हैं। फोर्स ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये कंजर्वेटिव होता है, वो कंजर्वेटिव है। वो क्या है बेटा, कंजर्वेटिव है। वर्क डन on spring is always stored in the form of elastic potential energy बेटा, in the form of elastic potential energy। ठीक है, तुम्हें ये चीज याद रखनी है। मैंने तुम्हें पहले बोल दिया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये चीज कि तुम्हारे पास ग्रेविटी, स्प्रिंग और चार्जेस ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं और इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे दोबारा से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया इसका दे रहा हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग के बाद जब की जाती है तो इसमें आइडियल स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, वो हमेशा कंजर्वेटिव होती है बेटा। और इसमें जो वर्क डन आता है तुम्हारे पास, वो वर्क डन हमेशा इलास्टिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब स्टोर हो जाता है उसके अंदर। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? मतलब इसमें तुम क्या बोलते हो, ये एक स्प्रिंग है और यहां पे तुम इस स्प्रिंग को खींच रहे हो, और जैसे तुमने बेटा इस स्प्रिंग को खींचा, जैसे तुमने स्प्रिंग को थोड़ा खींचा इधर, इसको इधर को खींचा, तो स्प्रिंग के अंदर बेटा इस तरफ फोर्स लगेगा, ये तो तुम्हें पता ही है। और यही फोर्स का नाम तुम रखते हो बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। और हम लोग यहां पे एक हुक्स लॉ लिखते हैं, और हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा माइनस के एक्स होता है, उसका एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां से जैसे तूने इसको एक्स इधर को खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगी, और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हमेशा माइनस के एक्स होती है। और जो के होता है ना बेटे, इसका नाम तुम रखते हो क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका नाम तुम रखते हो स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट भी कह देते हैं कभी कभी इसको कभी कभी बेटा फोर्स कांस्टेंट भी कह देते हैं, या इसका नाम तुम स्प्रिंग कांस्टेंट रख सकते हो। और ये रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है।